हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आज का जो टॉपिक हमारा है वो समाज से रिलेटेड है। समाज क्या है, समाज के कितने प्रकार या कितने भेद होते हैं। अब तक अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जा करके पिछला सारा वीडियोस देखें, सारा क्लास देखें। पीछे सारी की सारी स्वर संधि, व्यंजन संधि, ऐसे कई सारे संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे चैप्टर्स क्या क्या कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। तो आइए बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ, अपने टॉपिक्स की तरफ। आज का जो टॉपिक हमारा क्या होगा वो है समास। सबसे पहले हम देखें कि समास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्यायवाची का मतलब आप समझते हैं। इसका समास का पर्यायवाची शब्द यानी एक जैसा ही शब्द का प्रयोग जब अलग अलग शब्दों में किया जाता है, मतलब अर्थ एक ही हो और उसका शब्द अलग अलग हो, उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। तो समास का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? संक्षिप्तीकरण। समास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संक्षिप्तीकरण। उसके बाद है उसका विलोम, यानी समास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विलोम हो जाता है व्यास। विलोम क्या हो जाएगा? व्यास। और समास का अगर हम संधि विच्छेद बनाते हैं तो क्या बनाएंगे? तो सम प्लस आस। सम प्लस आस बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा? समास का संधि विच्छेद। अब हम देखते हैं कि सम का अर्थ क्या होता है। तो सम का अर्थ होता है पास पास, और आस का अर्थ होगा बैठना। सम का अर्थ हो जाएगा पास पास, और आस का अर्थ हो जाएगा बैठना। मतलब कई सारे अलग अलग वर्ड्सों को, यानी बहुत बड़ा कोई शब्द हो और उन शब्दों को छोटा करके एक बना दिया जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे? तो उसे हम समास कहते हैं। आइए देखते हैं कि समास की परिभाषा क्या होगी। समास की परिभाषा साफ लिखी हुई है। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया या छोटा करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्द जब एक साथ लिख दिया जाए और वो बहुत बड़ा है तो उसे किसी एक शब्दों में प्रयोग किया जाता है, उसे हम समास कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक यानी अनेक शब्दों के एक शब्द, बिल्कुल उसी तरीके से उसी से कुछ रिलेटेड है समास। जैसे एक शब्दों का अनेक शब्दों का एक शब्द बनाया जाता है, वैसे ही समास है। समास का उदाहरण कुछ यहाँ जैसे इसका कुछ उदाहरण लिखा गया है, जिस तरीके से गंगा जल, रसोई घर, जलवायु। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? गंगा जल। गंगा जल का मतलब क्या है? गंगा का। गंगा जल का मतलब क्या हो जाएगा? गंगा का जल। ये भी इतना लंबा शब्द था, गंगा का जल, तो इसके लिए क्या बना दिया गया? गंगा जल। क्या हो गया? ये एक शब्द बन गया गंगा जल। तो ये क्या हो जाएगा? ये समास हो जाएगा। ये क्या होगा? समास होगा। अभी ये भी आपको बताया जाएगा कि क्या होगा, इसे क्या कहेंगे। उसके बाद है रसोई घर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर एक शब्द, एक सेंटेंस बन रहा है। इस सेंटेंस को छोटा करके इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, मतलब इस शब्द का संक्षिप्त किया गया, संक्षिप्तीकरण किया गया, इसे छोटा किया गया। और छोटा करने के बाद क्या लिखा गया? रसोई घर। तो ये रसोई घर क्या हो जाएगा? समास होगा। जैसे है यहाँ पे जलवायु। क्या है? जलवायु। जलवायु का मतलब क्या होगा? जल और वायु। जल और वायु, इसका मतलब क्या होगा? जल और वायु। तो ये क्या हो जाएगा? जलवायु। तो ये रहा समास। समास क्या है? तो समास का मतलब साफ है कि समास का मतलब क्या होगा? जब दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, उसे छोटा किया जाता है, तब उसे हम क्या कहेंगे? तब उसे हम समास कहेंगे। समास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो संक्षिप्तीकरण। समास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो संक्षिप्तीकरण होता है। समास का विलोम शब्द क्या होता है? तो व्यास होता है। समास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस आस होगा। सम प्लस आस का अर्थ क्या होगा? तो सम का आस होता है पास पास, और आस का मतलब होता है बैठना। आस का मतलब क्या हो जाएगा? बैठना। आपसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि समास के साथ साथ हमें विग्रह को भी जानना होगा। नहीं, समास तो हम जानते हैं, लेकिन समास के साथ साथ हमें विग्रह को भी जानना होगा। विग्रह क्या है? नहीं, विग्रह किसे कहा जाता है? तो विग्रह समास का ही उल्टा, यानी जिस तरीके से समास क्या है, तो समास ये शब्द यानी जलवायु। जलवायु क्या है? समास है। तो जलवायु किसका समास बना? तो दो शब्दों का, यानी दो शब्दों को एक साथ जब जोड़ दिया गया है तब बना समास। यानी दो शब्दों को जब एक साथ जोड़ देते हैं या एक बड़े शब्दों को छोटा करके, यानी बड़े सेंटेंस को छोटा, या दो से अधिक शब्दों या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके जब लिखा जाता है तो वो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। लेकिन जब तक वो बड़ा है, तो बड़ा जब है तो वो क्या कहलाएगा? तो ये बड़े शब्द जो हैं ये क्या कहलाएंगे? तो विग्रह। क्या कहलाएगा? ये विग्रह कहलाएगा। अब विग्रह क्या है? विग्रह की परिभाषा भी देख लेते हैं। विग्रह का अर्थ तोड़ना या अलग करना। अतः शब्दों को अलग करके उनके अंगों के साथ लिखा जाए, उसे विग्रह कहते हैं। मतलब एक शब्द है, उसको तोड़कर और उसके अंगों के साथ उसे लिख दिया जाता है, तब उसे हम क्या कहेंगे? विग्रह कहते हैं। जिस तरीके से बात यहाँ आ रही है जलवायु की, जलवायु क्या है? तो जलवायु समास है। जलवायु क्या है? तो जलवायु क्या हो जाएगा? समास।
अभी हमने पढ़ा कि जल और वायु, जल और वायु, अगर हम अलग अलग करके इसको कहेंगे कि जल और वायु, तो जल और वायु जब अलग अलग होगा तो ये विग्रह हो जाएगा, और इसी को अगर जोड़ करके एक साथ कह दिया जाए जलवायु, तो ये क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। अब बात आती है कि इसमें क्या अलग अलग भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक ही शब्द में कोई सा शब्द ले रही हूँ, जिस तरीके से जल वायु, जलवायु। अब इसे तोड़ा जाएगा, तो क्या तोड़ा जाएगा, तो इसे तोड़ने के बाद लिखा जाएगा जल एक तरफ और वायु एक तरफ, ये जलवायु हो जाएगा। अगर इससे बात इसकी की जाए तो ये क्या है, तो ये जल, जल और वायु है, जल और वायु है। अब ये जल क्या होगा, तो जल को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम प्रथम यानी पूर्व पद कह सकते हैं। इसे क्या कहेंगे, तो इसे पूर्व पद, इसे पूर्व पद कहा जा सकता है, इसे पूर्व पद या इसे प्रथम पद कहा जा सकता है, प्रथम पद कहा जा सकता है, या इसे पहला पद कहा जा सकता है। इसे प्रथम पद, पूर्व पद या पहला पद कहते हैं। अब ये वायु, ये दूसरा शब्द है, ये पहला और ये दूसरा शब्द है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम उत्तर पद, इसे दूसरा पद क्या कह सकते हैं, इसे उत्तर पद, या इसे हम दूसरा पद, दूसरा पद, या इसे हम कह सकते हैं द्वितीय, द्वितीय पद, इसे हम कह सकते हैं। ये प्रथम पद यानी पूर्व पद, प्रथम पद, पहला पद, इसे हम कह सकते हैं उत्तर पद यानी उत्तर पद, दूसरा पद या द्वितीय पद कहा जा सकता है, या इसे हम अंतिम पद भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम अंतिम पद, एक और इसे हम लिख दें, इसे क्या कहते हैं, अंतिम, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे अंतिम पद भी कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे, तो अंतिम पद भी कहते हैं। अब यहाँ बात आती है कि ये क्या होगा, तो ये एक साथ जुटा है, तो ये हो गया समास, समास, और इसी को हटा करके यहाँ लिख दिया गया है, तो ये क्या हो गया, विग्रह। आप इतना में ही समझ जाएंगे कि समास और विग्रह क्या है। मतलब एक साथ जुट गया तो समास हो गया, और इसी को अलग अलग तोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। अलग अलग टूटा हुआ है तो विग्रह, और इन टूटे हुए को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। बस समास और विग्रह में इतना ही फर्क है। अब हम चलते हैं कि समास के प्रकार कितने होते हैं। तो लगभग समास के 6 प्रकार होते हैं। लगभग समास के कितने, 6 प्रकार हैं। और मुख्य रूप से समास के कितने, तो मुख्य रूप से समास के 4 प्रकार होते हैं। भेद है तो 1 2 3 4 5 जो भी दे दिया जाए, तो उसमें 6 अगर ऑप्शन है तो समास के 6 भेद हैं। अगर ये डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि समास के कितने भेद हैं, तब बताएंगे आप कि समास के 6 भेद हैं। लेकिन अगर ये पूछ दे कि पद की प्रधानता के आधार पर, किसके आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर, यहाँ क्या है, पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हो जाएंगे, तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि मुख्य रूप से समास के कितने प्रकार हैं, तो मुख्य रूप से समास के 4 प्रकार हैं। मुख्य रूप से अगर पूछ दे तो मुख्य रूप से भी समास के 4 प्रकार हैं। और पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होंगे, तो पद की प्रधानता के आधार पर भी समास के 4 प्रकार होंगे या 4 भेद होंगे। उसके बाद है समास के कितने प्रकार होते हैं, तो डायरेक्ट अगर समास की बात पूछ दी जाए तो समास के 6 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले समास के 6 प्रकार कौन कौन होते हैं, तो उसके बाद उसके 4 प्रकार पे चलेंगे। तो समास के 6 प्रकार कौन कौन है। पहला क्या है, अव्ययी भाव। पहला प्रकार इसका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष। तीसरा हो जाएगा बहुव्रीहि। चौथा हो जाएगा द्विन। उसके बाद 5वां हो जाएगा द्विगु, और 6ठा हो जाएगा कर्मधारय। ये क्या है, तो ये 6 क्या है, तो ये 6 समास के प्रकार हैं, ये 6 समास के भेद है। अब किस भेद में किसकी प्रधानता है, कौन से पद की प्रधानता किस भेद में होती है, तो हम पहला भेद यहाँ देख रहे हैं। पहला भेद क्या है, तो पहला भेद है अव्ययी प्रभाव। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में इसमें कौन सा प्रधानता है, यानी किस पद की प्रधानता होगी, तो इसमें किसकी प्रधानता होगी, तो पहले पद की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी, पहले पद की। मतलब ये अव्ययी भाव, इसमें अव्ययी भाव में किस पद की प्रधानता है, पहले पद की प्रधानता है। उसके बाद है तत्पुरुष। तत्पुरुष में किसकी प्रधानता है, तो अंतिम पद की प्रधानता है, यानी पुरुष की प्रधानता होगी। उसके बाद यहाँ क्या है, बहुव्रीहि में किसकी प्रधानता है, तो इसमें कोई प्रधानता नहीं है। इसमें कोई भी शब्द जो है, इसका कोई भी पार्ट जो है वो प्रधानता नहीं है। उसके बाद द्विन। द्विन में क्या है, तो इसमें दोनों, ये और ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, प्रधान हो जाएंगे, यानी दोनों पद की प्रधानता है, दोनों ही पद प्रधान है। उसके बाद यहाँ क्या है, द्विगु। द्विगु में क्या है, दूसरा पद प्रधान है, और कर्मधारय में क्या हो जाएगा, दूसरा पद प्रधान है। अब हमें याद कैसे हम इसको रखेंगे, तो हमें याद रखने की बात है, नंबर 3 में कोई पद प्रधान नहीं है।
नंबर 3 में कोई पद प्रधान नहीं है, नंबर 2 का अंतिम पद प्रधान है और नंबर 1 का पहला पद प्रधान है। मतलब नंबर 1 का प्रधान क्या है, पहला पद इसका प्रधान है, दूसरा में अंतिम है, दूसरा में क्या है, अंतिम है, तीसरा में कुछ है ही नहीं, चौथा, पांचवा, छठा, इस सभी में क्या है, तो इस सभी में क्या है, दोनों ही पद, यानी इसके और इसमें चौथा में दोनों पद प्रधान है और पांचवा छठा में 2 पद प्रधान है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, सबसे बड़ी बात है। तो पहला में पहला पद प्रधान है, दूसरा का अंतिम पद प्रधान है, पहला अंतिम यानी शुरू से अंत तक, तो ये क्या है, पहला पद प्रधान, यहाँ पे हो जाएगा आपका यानी अंतिम पद प्रधान। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे है तीसरा पद कोई प्रधान नहीं है, ये पहला से अंतिम तक हो गया, पहला से अंतिम हो गया, ये खत्म हो गया, ये पहला से अंतिम हो जाएगा, पहला से अंतिम यानी पहला पद प्रधान है, दूसरा इसका अंतिम पद प्रधान है, पहला से अंतिम ये खत्म हो गया, अब इसका कोई पद प्रधान नहीं है। अब यहाँ क्या है, दोनों पद प्रधान है, और यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे दूसरा पद प्रधान है। तो आपको इस तरीके से इसको याद करनी पड़ेगी, ये फैक्ट है, उसको याद करना ही होगा। आइए देखते हैं इसका अगला टॉपिक्स क्या है। अभी हम देखते हैं कि अवयवी भाव समास क्या होता है। अभी तक हमने क्या देखा कि समास के 6 प्रकार होते हैं, समास के 6 भेद हैं, उसमें से अवयवी भाव कौन सा है। तो अवयवी भाव क्या होगा, तो अवयवी भाव में हमने पहले क्या पढ़ा कि इसका प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसका प्रथम पद कैसा होगा, तो अवयवी भाव का प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। उसके बाद है पहला नियम कह रहा है कि अवयवी भाव का प्रथम पद प्रधान होता है। इसका दूसरा नियम कहता है कि प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद क्या होगा, अव्यय होता है, जो कभी कभी पूरा पद भी अव्यय होता है। कह रहा है कि प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, जो कभी कभी पूरा पद भी इसका क्या हो जाएगा, तो इसके पूरे पद भी क्या हो जाते हैं, तो पूरे के पूरे पद कभी कभी अव्यय हो जाते हैं। अब बात आती है कि ये अव्यय क्या होता है, तो अव्यय का मतलब होता है विकारी। कहाँ, यहां मैं लिख रही हूं, अव्यय का अर्थ क्या होगा, अविकारी। अव्यय का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अव्यय का मतलब क्या होता है, अविकारी। कौन सा, तो अविकारी शब्द होता है। अब सही में आप लोग ये बात को जानते होंगे कि अविकारी शब्द क्या हो जाएगा, तो अविकारी शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो, यानी इस अविकारी का मतलब क्या हो जाएगा, तो अविकारी का मतलब हो जाएगा जिन शब्दों में परिवर्तन ना हो, यानी अविकारी का मतलब क्या है, जिन शब्दों में परिवर्तन ना हो। तो बात यहां भी वही हो रही है कि प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद क्या होगा, अव्यय होता है, मतलब प्रथम पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी कभी पूरे पद भी अव्यय हो जाते हैं, कभी कभी अविकारी शब्द के जो है पूरे पद भी क्या हो जाते हैं, कभी कभी अव्ययी प्रभाव के, किसके, अव्ययी भाव के, कभी कभी अव्ययी भाव के पूरे पद क्या हो जाते हैं, पूरे पद अव्यय हो जाते हैं। जिससे अव्यय का मतलब क्या होगा, तो अव्यय का मतलब होता है अविकारी, और अविकारी शब्द का मतलब क्या होगा, तो अविकारी शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों में कोई भी परिवर्तन ना हो। तीसरा नियम कहता है इसका, एक शब्द ही पुनरावृत्ति होने पर अव्यय भाव समास होता है। यानी एक शब्द की पुनरावृत्ति होने पर अव्ययी भाव समास होता है। मतलब एक शब्द जब बार बार रिपीट होता है तब हम उसे क्या कहेंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। अब एक शब्द कैसा रिपीट होगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है हाथों हाथ, मतलब हाथ ही हाथ, एक शब्द रिपीट हो रहा है। उसके बाद है साफ, तो साफ ही साफ, एक ही शब्द प्रकट हो रहा है। घर, तो प्रत्येक घर, मतलब घर में, मतलब प्रत्येक घर में, यानी घर में। तो ये जो एक शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब बात है कि अव्ययी भाव समास को हम पहचानेंगे कैसे, तो अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए याद रखना होगा कि जैसे ऐसे शब्द होने चाहिए, जैसे हाथों हाथ, साफ, उसके बाद घर, 5-5-100, यानी 5-5-100, घंटों घंटे। तो ऐसी चीजें क्या होंगी, तो ऐसे शब्द जो होंगे उन शब्द को क्या कहा जाएगा, तो उन शब्द को अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। कल की क्लास में पांचों भाव को, यानी पांचों समास के जो 5 भेद बचे हैं, उन 5 समास के भेदों को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा और किसी नए टॉपिक की शुरुआत की जाएगी। तब तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।